और फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है अनुगमन बे। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने देखा था कि जो ठोस हैं, ठोस, द्रव और गैस, जो मैंने आपको बताई थी बच्चों कि ठोसों में जो हैं विद्युत धारा को ले जाने वाले कौन हैं, अर्थात करंट कैरियर कौन है। ठीक है बच्चों, करंट कैरियर, करंट कैरियर इनको कहेंगे बच्चों। धारा को ले जाने वाले कौन थे बच्चों? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर आपको रिकॉल कराया जा रहा है बच्चों कि ठोस जो हैं जिसमें प्रायः जो हैं धातुएं आती हैं, जो कंडक्टर हैं, सुचालक हैं। ठीक है बच्चों। और द्रव में जो करंट कैरियर हैं वो आयन हैं। ये प्लस आवेशित भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। इनको हमने क्या कहा था बच्चों? आयन का था। अब डिटेल्स में आपको नहीं बताऊंगा इसमें। और गैसों में भी जब आयनाइज हो जाएंगी, इनका आयनीकरण हो जाएगा, तो इनमें भी जो है हमारे पास जो है दो करंट कैरियर मिल जाएंगे, प्लस और माइनस आवेश जो होंगे। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये आयनों के कारण जो है इसमें धारा बहेगी। ठीक है बच्चों, आपने ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है बच्चों, आपने ये पढ़ लिया है बच्चों। अब जो है आपने जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो बच्चों आपने ये देखना है कि धातुओं में धात्विक चालन क्या हुआ। ठीक है बच्चों, मेटालिक कंडक्शन, ठीक है बच्चों, धात्विक चालन, या हम कह सकते हैं धातुओं में चालन। ठीक है, मतलब चालन का मतलब चलना, किसके चलने के कारण धातुओं में क्या बहेगी? धारा बहेगी। ठीक है बच्चों, और ये तो आप पहले ही जान चुके हैं बच्चों। ये ठोस, यहाँ पर हमने धातुएं ली थी बच्चों, ठीक है, जो विद्युत के कुचालक हैं, विद्युत के सुचालक हैं, जो धातुएं हैं। हमने क्या कहा था बच्चों? जैसे Ag है, Au हैं और Al हैं। ये विशेषकर जो सबसे अच्छी धातु हैं, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक हैं, अर्थात इनमें सबसे ज़्यादा क्या है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो धातुओं में चालन, धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है बच्चों, ये मेन पॉइंट है। इस पर हमने काफ़ी डिस्कशन कर दिया बच्चों। ये भी लिखा भी है मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपको द्रव और गैस के बारे में फिलहाल नहीं पढ़ना है, आपको केवल सॉलिड में, ठोस में, और वो भी धातुओं में जो मेटालिक कंडक्टर है उसके बारे में आपने पढ़ना है। हमने आपको बता दिया धातुओं में चालन, अर्थात धातुओं में किसके चलने के कारण धारा बहेगी? वो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बहेगी। अब क्या होता है बच्चों? धातुओं में या ठोस धातुओं में, ठोस धातुओं में परमाणु बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, इसलिए तो सॉलिड है बेटा वो। ठीक है बच्चों, और लिक्विड में क्या होंगे? परमाणु थोड़ा दूर होंगे और गैस में बहुत दूर होंगे। तो बच्चों जब परमाणु बहुत नज़दीक होंगे तो होगा क्या बच्चों इसमें? ठीक है बच्चों, अब ये जानना है आपको बच्चों। मान लीजिए बच्चों मैंने एक कोई चालक ले लिया,
ध्यान से समझिए बच्चों इसको। ये धात्विक चालक ले लिया मैंने, मान लीजिए हमने तांबा ले लिया या एल्युमिनियम ले लिया, तो ये ठोस है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसके जो परमाणु हैं, ये देखो परमाणु क्या होंगे, बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे इसमें। ये देखो बच्चों परमाणु, ये मैं परमाणु बना रहा हूँ बच्चों, इलेक्ट्रॉन नहीं बना रहा हूँ। ये परमाणु क्या होंगे, बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे। जब ये परमाणु बहुत नज़दीक होंगे, आप जानते हैं कि परमाणु में क्या होगा बच्चों, एक धनावेशित नाभिक होगा। और ये सबसे बाहरी कक्षा बना रहा हूँ बच्चों में, ये देखो एक परमाणु ये हो गया और एक बहुत नज़दीक वाला एक परमाणु ये बना दिया बच्चों मैंने। तो इसके सबसे बाहरी कक्षा को क्या बोलेंगे बच्चों, वैलेंसी सेल या संयोजी कक्षा। सबसे बाहरी कक्षा को क्या बोलेंगे, संयोजी कक्षा बोलेंगे बच्चों। मैं परमाणु के बारे में बता रहा हूँ अभी बच्चों, ध्यान देना। संयोजी कक्षा किसके परमाणु को के बारे में बता रहा हूँ बच्चों, जो हमारे ठोस हैं, और विशेषकर हमने इसमें धातुओं को लिया है। इनके परमाणु बहुत नज़दीक नज़दीक हैं। तो जब ये परमाणु बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे बच्चों, तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच, इन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स लग जाएगा। ये देखो बच्चों मैंने यहाँ पर करा, इसको इधर कर दूंगा मैं, ये देखो बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल फोर्स या वैद्युत बल जिसको कहें, आपने पहले चैप्टर में कूलाम का नियम पढ़ा था, वैद्युत बल। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं धातु में मुक्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, धातु में मुक्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, देखो बहुत नज़दीक नज़दीक इसके परमाणु हैं। तो क्या होगा, बहुत नज़दीक नज़दीक जब परमाणु होंगे तो उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं या वैलेंसी सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, उनके नज़दीक नज़दीक के परमाणु, ये देखो ये भी नज़दीक है, ये भी नज़दीक, इसके दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का इलेक्ट्रिकल फोर्स, वैद्युत बल लगेगा और वो उसको हटा देगा। ठीक है, एक दूसरा हटा दें और वो धातु में क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जब ये धातु में मुक्त हो जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, ध्यान देना है बच्चों, आपको यहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी बच्चों कि आप जो है इसको समझ जाएं, और बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। अब ये इलेक्ट्रॉन धातु में मुक्त होगी। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन धातु में मुक्त हो गए, इन्हीं को हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन का। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है बच्चों, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा उस परमाणु पर धनावेश आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है तो उस पर धनावेश, ये धन परमाणु है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, धन परमाणु है। ठीक है बच्चों, ये धन परमाणु भी बन गया और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर हमारे लिए बन गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या कि इनमें, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ बताऊंगा, धातुओं में बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि धातुओं में बहुत ज़्यादा परमाणु है, बहुत नज़दीक नज़दीक परमाणु है, तो उतने क्या होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और ये लगभग बच्चों 10⁻28 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एकांक आयतन में, इकाई आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हमने इकाई आयतन का मतलब समझते हैं बच्चों, लंबाई भी एक, चौड़ाई भी एक, ऊंचाई भी एक, इतना आयतन लेना आपने, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे बच्चों। अब होगा क्या बच्चों, अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन भी आपके, ये मैं यहाँ पर फिर बना रहा हूँ, ये देखो बच्चों, अब मैं खाली बना रहा हूँ, फिर बना रहा हूँ उसी धातु को, ये कोई
हमने धातु की छड़ ले ली। अब इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल दिए हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद धातु में धन परमाणु, जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उतने धन परमाणु भी इसमें बन गए हैं। अब होना क्या है बच्चों, ये थर्मल वेलोसिटी, ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के कारण, किसके कारण बच्चों, ऊष्मा अगर इनको मिलेगी, ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के कारण या थर्मल, जो थर्मल इसमें हो रहा है, अर्थात जो ऊष्मा का प्रभाव इसमें हो रहा है, उसके कारण क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे। ये देखो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे। ठीक है बच्चों। अब जब ये चलेंगे तो ये कुछ तो खुद से टकराएंगे और कुछ किससे टकराएंगे, धन परमाणुओं से भी ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टकराएंगे। कुछ खुद में टकराएंगे और कुछ किससे टकराएंगे, धन परमाणु से भी टकराएंगे। और इनकी जो थर्मल वेलोसिटी है, ऊष्मीय वेग है, देखो बच्चों ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग जो है लगभग बच्चों इनका होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड। आपको बहुत ही आश्चर्य होगा बच्चों कि ऊष्मीय वेग जो है इतना ज़्यादा होने के बाद भी इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, अर्थात अनुगमन वेग आएगा, वो बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होगा, इसलिए होगा बच्चों, अब होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉनों को, देखो बच्चों मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ये देखो बच्चों ये 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, माना इनका ऊष्मीय वेग u1 है, वो कितना है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। ये देखो ये तो वेलोसिटी है तो डायरेक्शन है तो ये तो वेक्टर होगा। अब उतने ही इलेक्ट्रॉन ये देखो इसकी विपरीत दिशा में चल जाए, ये देखो उतने ही इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में इसका वेग, मान लीजिए यहाँ देखो बच्चों मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए इसका उसमें वेग तो उतना ही है बच्चों 10⁵ मीटर प्रति सेकंड है। ये देखो बच्चों, ये देखो तो क्या होगा, उतना ही वेग इस दिशा में, उतना ही वेग इस दिशा में है, तो औसत वेग ये यू एवरेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो बच्चों इतनी कोशिश करने के बावजूद भी इनका जो वेग हो गया, नेट वेलोसिटी, जो परिणामी वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0 होगी। अब बताओ बच्चों 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है वो चल रहे थे, लेकिन उनका जो औसत निकाला हमने, ठीक है बच्चों, कुछ इधर जा रहे हैं कुछ इधर जा रहे हैं, उतने ही इधर जा रहे हैं उतने इधर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उनका नेट वेग कितना हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये समस्या आती है कि भाई इलेक्ट्रॉनों का वेग जब 0 हो गया, और 0 से तो काम चलने वाला नहीं है बच्चों, क्योंकि बच्चों हमें तो कंडक्टर में, हमको सॉलिड में, हमको जो मेटलिक कंडक्टर है उसमें धारा प्रवाहित करनी है। और धारा किसके कारण प्रवाहित होगी बच्चों, धारा प्रवाहित होगी तब जब हम इलेक्ट्रॉनों को मूव कराएंगे, इलेक्ट्रॉनों को चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो औसत वेग तो 0 हो जा रहा है। अब हमको किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के लिए वेग मिलेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चलेंगे जिससे हमको क्या मिल जाए, धारा मिल जाए। अब बच्चों हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये औसत वेग 0 किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है बच्चों, औसत वेग जो है हमारा कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए माना जो है आपके पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं बहुत भारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए किसी का वेग u1 है, किसी का वेग u2 है, किसी का वेग u3 है। ये वेक्टर क्यों लगाया जा रहा है बच्चों, क्योंकि वो सदिश राशि है वेग। किसी का वेग u4 है, इसी पर अप टू किसी का वेग कितना होगा un। अगर n
इलेक्ट्रॉन है तो उनका मैंने लास्ट में क्या लिख दिया बच्चों, UN लिख दिया। अब इनका औसत वेग, वहाँ तो मैंने उदाहरण के लिए 3 का बताया था, इनका औसत वेग, ऊष्मीय वेग है ये, औसत वेग U बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, U1 प्लस U2 और अप टू UN, और एवरेज निकालने के लिए उतने का भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, ये 0 हो जाएगा, ये देखो, या इसको इस भाषा में आप लिख सकते हैं, औसत वेग जो हैं बच्चों, इनका औसत वेग क्या हो गया है, 0 हो गया है। समस्या आ गई है। अब हम किस प्रकार से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को चलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र E जो पहले चैप्टर में पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं। अब हम जो है बाहर से वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, और वैद्युत क्षेत्र किसके द्वारा लगता है बच्चों, बैटरी के द्वारा। अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बैटरी द्वारा। ठीक है बच्चों, बैटरी के द्वारा अब हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र को लगाएंगे। जब हम वैद्युत क्षेत्र को लगाएंगे तो इन पे एक बल लगेगा। ठीक है बच्चों, ये आप पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, E बराबर मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, F/Q0, पहले चैप्टर में मैंने बताया था। और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आपके लिए क्या है, F/Q0 की जगह पे E है। ठीक है बच्चों, तो कितना फोर्स लगा बच्चों, F बराबर E/E। अब ये वेक्टर में लिखा है मैंने, तो परिमाण में जो वेक्टर को हटा सकते हैं आप। इतना फोर्स किस पे लग जाएगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग जाएगा। ठीक है बच्चों, या और F बराबर क्या होता है बच्चों, अब मैं परिमाण में लिख रहा हूँ, वेक्टर निकाल दे रहा हूँ, F बराबर ma होता है। ठीक है बच्चों, तो ma बराबर कितना हो गया बच्चों, E/E। तो A बराबर, अब इनको त्वरण मिल जाएगा, E/E/m। ध्यान देना बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे ही हमने इस चालक पर क्या लगाया, वैद्युत क्षेत्र लगाया, अर्थात इसको बैटरी के द्वारा जोड़ा। अब मैं चलो बैटरी बना देता हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों, ये कोई चालक है, ये देखिए बच्चों, अब हम इसको बैटरी के द्वारा जोड़ रहे हैं। ये देखो, ये बैटरी का सिंबल होता है, एक बड़ा चिन्ह बनाया है और एक छोटा चिन्ह बनाया है। बच्चों आप ध्यान देंगे, ये बड़ा जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है बच्चों, यहाँ धारा जो है कहाँ से बहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। और वैद्युत क्षेत्र जो है धन सिरे से ऋण सिरे, ये देखो बच्चों, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र E लगा दिया हमने। अब ये इलेक्ट्रॉन तो इस प्रकार से चल रहे हैं बच्चों, ये तो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड। अब मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में क्या बहेगी, धारा बहेगी। इलेक्ट्रॉन तो इस प्रकार से जा रहे हैं बच्चों। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए बच्चों, यही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आपको दिखा रहे हैं। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में है, इस प्रकार से जो है ये विपरीत दिशा में। ये देखो बच्चों, आप चिन्ह बना सकते हैं, इधर देखो, इस दिशा में ये जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये त्वरित हो जाएंगे इनका। अब इनको त्वरण मिल गया, कितना मिल गया बच्चों, मैंने निकाल दिया, A बराबर E/E/m। अब जो है क्या हो जाएगा, ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में, देखो बच्चों दिखाई दे रहा है, क्षेत्र इधर को है, किधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और ये किधर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित या गतिमान त्वरित
हो जाएगा। कब होगा बच्चों? जब जो है क्या होगा, हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे, इसको वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे इस पे। लेकिन बच्चों अब भी क्या होगा, ये अपने परमाणुओं से टकराएगा और अपनी ऊर्जा को खो देगा और इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब जो है हमारे पास जो है एवरेज औसत वेग मिल जाएगा, एक औसत वेग मिलेगा हमें, जिसको आपने क्या कहा था, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने आपको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही समझानी है, उस पे आ रहे हैं बच्चों। जब हम बाह्य क्षेत्र लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक फोर्स लगेगा और वो त्वरित हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब भी जो है ये अपने जो साथी इलेक्ट्रॉन है उनसे टकराएंगे और धन परमाणु से टकराएंगे और अपनी ऊर्जा को खो देंगे, और उस ऊर्जा को पूरी कौन करेगा बच्चों, बैटरी उस ऊर्जा को पूरा करेगी। ठीक है बच्चों। अब यहां पर एक आता है श्रांति काल। ठीक है बच्चों, आपको इसको ध्यान, इसको टॉ ऐसे बनाना, टॉ, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम यहां पर मिलेगा। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, दो क्रमांक, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सीलरेट होता है, तो ये क्या है, एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है बच्चों। इसको कहेंगे बच्चों दो क्रमागत टक्करों का समय है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का ये समय है श्रांतिकाल। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर जो है हमारे पास जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, बहुत सारे मुक्त, तो इनका श्रांतिकाल का औसत ले लेंगे, टॉ 1, टॉ 2, टॉ 3 और टॉ n। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये आपका औसत श्रांति काल मिल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन उसमें वेग से चलेगा, ठीक है बच्चों, तो अब उसके बाद उसका जो है वेग, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग अब बदल जाएगा बच्चों। देखो बच्चों, उसका उसमें वेग तो अभी है ही, u1, u2, u3 माना है, लेकिन अब जब हमने बाह्य क्षेत्र लगा दिया, बैटरी द्वारा हमने उसमें वैद्युत क्षेत्र दे दिया, तो अब उसको एक वेग और मिल गया है। ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए वो वेग इसका v1 हो गया। ध्यान से देखो बच्चों, पहले उसका वेग कितना था बच्चों, u1 था। अब उसको जो है एक वेग और मिल गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, वो मिल गया है, पहले के लिए मिल गया a τ1। ठीक है, ये तो त्वरण है, ये देखो ये जो है पहला वेग, ये इस वेग में ये इतना जुड़ गया बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे का वेग कितना हो जाएगा बच्चों, पहले से उसमें वेग u2 है, अब यहाँ पर कितना a उसका त्वरण है और रिलैक्सेशन टाइम श्रांतिकाल कितना है, टॉ 2 है। इसी प्रकार से बच्चों हम अगर n उसमें क्या है, n जो है उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों, मैं n लिख दूं यहाँ पे, तो इसका वेग कितना हो जाएगा, इसका उसमें वेग तो un था। ठीक है बच्चों, और प्लस क्या हो जाएगा, a तो उसका त्वरण है और ये क्या हो जाएगा, टॉ n। ठीक है बच्चों। अब जो इन सभी वेगों का v1, v2, v3 सब का जो एवरेज वेग होगा, उसी को आप अनुगमन वेग कहेंगे। ये देखो vd बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, v1 धन v2 और अप टू कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, वेक्टर रूप में लिख रहा हूँ, vn और बटे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हमने इसकी वैल्यू रखनी है बच्चों, vd
इज इक्वल टू, तो देखो बच्चों यहाँ रखेंगे बच्चों, देखो तो कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा लिख दूँ, u1 प्लस ए τ1 धन u2 धन ए τ2 और अप टू कितना हो जाएगा, जो लास्ट होगा वो क्या हो जाएगा, un इंटू ए τn। ठीक है बच्चों, और बाई कितना हो जाएगा बच्चों, बाई कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब बच्चों मैं u1 u2 को एक साथ ले लेता हूँ क्योंकि उसको जीरो होना है। देखो बच्चों, जो औसत उसमें वेग है उसको तो जीरो होना है, u1 u2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, un और बटे n। ठीक है बच्चों, अब क्या बचा बच्चों, हमने a तो कॉमन ले लिया जो त्वरण है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, τ1 τ2 और लास्ट में कितना हो जाएगा बच्चों, τn। ठीक है बच्चों, और बाई कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा, सबको दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊष्मीय वेग तो जीरो हो गया, औसत ऊष्मीय वेग। अब यहाँ पर ये तो a हो गया और इसको औसत शांतिकाल कहते हैं, t1 τ1 τ2 और τn बटे n, ये शांतिकाल हो गया τ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमारे पास फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों, Vd का, Vd इज इक्वल टू ए τ। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया, ये फॉर्मूला आ गया अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये फॉर्मूला आ गया है बच्चों। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसको और आगे हमने बढ़ाना है, तो हमने क्या कहा था बच्चों, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए, अब इसको थोड़ा आगे एक्सपेंड करना है, इसको ई के फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों F इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था बच्चों, m इंटू ए लिखा था। ठीक है बच्चों, और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि E बराबर होता है F अपॉन ई, Q0 की जो E आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो F कितना हो जाएगा बच्चों, E इंटू ई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, E इंटू ई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और हम अब जो है बच्चों, तो F को क्या लिख देंगे बच्चों, ma लिख देंगे, ma इज इक्वल टू ई इंटू ई। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक्सीलरेशन कितना निकल गया, ई बाई m, ये वेक्टर के रूप में लिखा है, आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड के रूप में। अब देखो बच्चों, अगर इक्वेशन 1 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों, तो वैल्यू वहाँ रख देंगे हम। तो Vd इज इक्वल टू कितना हो जाए, a की जगह पर क्या रख देंगे, ई बाई m इंटू τ। ठीक है बच्चों, ये ई बाई m इंटू τ, और इसको अगर हम मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे तो Vd में एरो हटा देंगे, आप वेक्टर हटा देंगे, तो मैग्नीट्यूड के रूप में कितना हो जाएगा, ई बाई m इंटू τ। तो बच्चों ये हमने अनुगमन वेग निकाल दिया है। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है, ये किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ये अनुगमन बहुत छोटा सा वेग है। जब जो है हम बैटरी से किसी चालक को जोड़ते हैं तो वो एक छोटे से नियत वेग से चलता है, उस वेग को कहते हैं अनुगमन, और वो बहुत कम होता बच्चों, ये होता 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, अब होता क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, जब हमने मान लीजिए जो है, अब आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चल रहा है। ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चला। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से उसकी डायरेक्शन बदल गई। अब वो डायरेक्शन, ये देखो, वो फिर यहाँ पे चला गया। ठीक है बच्चों, यहाँ जाने के बाद सीधे नीचे आ गया वो, ये देखो दिखाई दे रहा बच्चों, इस प्रकार से। अभी तक हमने फील्ड नहीं लगाया है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद जो है सीधा जो है इतना चला वो, ये देखिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। फिर उसके बाद वो कहाँ गया, ऊपर गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है बच्चों, और मान लीजिए ये पोजीशन बी होगी। ये कब है, पहला जो मैं स्थिति बता रहा हूँ,
बिना किसके, बिना वैद्युत क्षेत्र के। जब तक हमने वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जा रहा था। अब हम वैद्युत क्षेत्र लगा देंगे, अब वैद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो उस पे फोर्स लगेगा। अब जो है वो ड्रिफ्ट होने लग जाएगा, अर्थात थोड़ा सा आगे की ओर चलने लग जाएगा। ये देखो बच्चों चल रहा ना आगे, थोड़ा सा आगे की ओर चलने लग जाएगा। ये देखो अब यहाँ से वो इतना खिसक गया, ये देखो, ठीक है बच्चों, ये ड्रिफ्ट होने लग गया, खिसकने लग गया बच्चों। ये देखिए बच्चों, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, इस प्रकार से ये ड्रिफ्ट हो गया, थोड़ा सा यहाँ से भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये देखो, और यहाँ से बच्चों थोड़ा सा क्या चल जाएगा, यहाँ पर से, ये देखो, देखो बच्चों, ये बनाना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा ड्रिफ्ट हो गया। अब इसके बाद जो है ये बच्चों कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। अब यहाँ से ये बी पर नहीं बल्कि अब कहाँ पर चला गया है, बी डैश पर चला गया। अब बोलो बच्चों कितना विस्थापन हो गया, ये देखो बच्चों, इतना जो है वैद्युत क्षेत्र लगाने से वो बी से बी डैश में पहुँच गया। और बी से बी डैश पहुँचने में उसका जो वेग होगा, वही अनुगमन वेग होगा, वो होगा 10⁻⁻⁴। बहुत सारी किताबों में इतना ही लिखा है, इसको कंफर्म करना बच्चों। ये 10⁻⁻⁴ की जो वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो गया। ये कब है, जो डॉटेड लाइन वो कब है, वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उस पे क्या लगा, एक फोर्स लगा, और उस फोर्स के कारण जो है वो धीरे धीरे जो है कहाँ ड्रिफ्ट हो गया, बी से बी डैश की ओर ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसी को आप कहते हैं अनुगमन वेग। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप इसी प्रकार से जो है हमारी वीडियो को देखते रहें, और बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको जो है हमारा चैनल ठीक लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, और उस कमेंट्स में आप ये भी बताएंगे बच्चों कि कहाँ पर हमारी कमी है और क्या सुधार हमें करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।